जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार टारगेट विद अंकित में। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत ही जटिल टॉपिक पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और ये जटिल इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के अंदर अभी तक ना तो कोई गया है, ना कोई मशीनें अभी तक अंदर भेजी जा सकी हैं, क्योंकि ताप और दाब इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर जाना या किसी चीज़ को भेजना असंभव है। तो उसके बारे में हमें जो भी जानकारियाँ हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर नहीं हैं, वो अनुमानों के आधार पर हैं और वो अप्रत्यक्ष तौर पर हैं। प्रत्यक्ष तौर पर हमें कोई भी जानकारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में नहीं मिलती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए हमारे समाज में या वैज्ञानिकों में दो मत सर्वाधिक प्रचलित हैं और हमारी परीक्षा में वहीं से सर्वाधिक बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके बियॉन्ड नहीं जाते हैं। कोई भी परीक्षा हो वो या चाहे वनडे हो या सिविल सर्विसेज एग्जाम हो। आज अपनी इस क्लास में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानेंगे। सबसे पहला सवाल ये होता है कि हम आंतरिक संरचना को क्यों जानें या पृथ्वी को हम क्यों जानें। हम पृथ्वी को इसलिए जानें कि जो पृथ्वी पर पर्वत, पठार, झील, झरने बने हुए हैं, ये कैसे बने, इनका निर्माण कैसे हुआ, क्या पृथ्वी के अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो इनके निर्माण के लिए प्रेरक बल के रूप में कार्य कर रही है। पृथ्वी पर ज्वालामुखी कैसे आते हैं, पृथ्वी पर भूकंप कैसे आते हैं, सुनामियाँ कैसे आती हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानना होगा और उसे पढ़ने के लिए हमें पृथ्वी के बारे में अच्छे से जानकारी होगी, वो चाहे प्रत्यक्ष तौर पर हो या अप्रत्यक्ष तौर पर हो, तभी इसके बारे में हम विश्लेषण अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो हमें वैज्ञानिक नहीं बनना है, हमें सिर्फ स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ना है कि हमारी परीक्षा में जो हमसे पूछा जाए उसका बेहतर तरीके से हम जवाब दे पाएँ। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना शुरुआत हम करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के स्रोत कितने हैं। जानने के स्रोत, जानने के स्रोत। ठीक, क्या जानने के कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। इसको हम दो भागों में बांटेंगे। पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तौर पर हम कैसे जानेंगे। कभी कभी आप देखे होंगे कि विभिन्न सरकारों द्वारा गहन सागरीय वेधन, इसमें क्या है, पहला गहन सागरीय वेधन परियोजनाओं द्वारा, ठीक, इसके माध्यम से हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि रूस का जो कोला प्रायद्वीप है वहाँ पर हम लोग गए हैं अधिकतम 12 किलोमीटर, उससे नीचे हम लोग अभी तक मानव इतिहास में नहीं जा सके हैं। तो ये उसी का पार्ट है जो कोला प्रायद्वीप में कि गहन सागरीय प्रवेधन परियोजनाओं के माध्यम से हमें जानकारी पृथ्वी की मिल पाती है, वो भी थोड़ा बहुत, मैक्सिमम 12 किलोमीटर तक हम गए ही हैं। दूसरा क्या है कि जो पृथ्वी पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से, क्योंकि जो ज्वालामुखी फटता है तो उसमें जो मैग्मा लावा निकलता है वो पृथ्वी के मेंटल के ऊपरी परत से निकलता है, जिसको हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। तो उस पदार्थ का हम जब विश्लेषण करते हैं तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना, उसके रासायनिक संगठनों के बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं। तीसरा क्या है कि जब हम पेट्रोल और डीजल या गैसों को निकालने के लिए ड्रिलिंग करते हैं किसके लिए, जीवाश्म ईंधनों के लिए, तो उससे भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ा बहुत जानकारियां मिलती हैं। तो ये एक तरीके से प्रत्यक्ष साधन है पृथ्वी के आंतरिक हिस्से को जानने के लिए। लेकिन जब हम
अप्रत्यक्ष हिस्से पे आते हैं तो इसमें देखिए क्या क्या है। पहला है तापमान। एक मिनट, पहला है तापमान। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, आप सबको पता है कि कभी कभी आप लोगों ने वॉशरूम का गड्ढा अगर खोदते हुए देखा हो, तो जब मजदूर नीचे जाते हैं तो उसमें गर्मी बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ने लगती है? इसी कारण, तापमान की वजह से। और पहले 100 किलोमीटर तक तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। आपको बता दूं कि पहले 100 किलोमीटर तक जो तापमान पृथ्वी का बढ़ता है वो कितना बढ़ता है? 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर बढ़ता है। कितने? 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर बढ़ता है। उसके बाद 100 से 200 300 जाने पर फिर वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है, लेकिन पहले 100 किलोमीटर तक पर किलोमीटर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। इस बताइए कितनी स्पीड में तापमान तो बढ़ता है, लेकिन उसके बढ़ने की दर जो है वो घट जाती है पहले की अपेक्षा बाद में। ठीक, तो ये हुआ। अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। दूसरा क्या हुआ? घनत्व। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर निर्धारित करता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में अप्रत्यक्ष तौर पर, क्योंकि पृथ्वी में कई परतें हैं नीचे, और जैसे एक परत से दूसरे परत में हम जाते हैं तो उसकी मोटाई के अनुसार उसका घनत्व बदल जाता है, क्योंकि परतों की मोटाई अलग है, उनकी रासायनिक संरचना अलग है। ठीक है। तीसरा है दाब। यह भी एक अप्रत्यक्ष साधन है जिसके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम जान सकते हैं। दाब, दाब का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम पृथ्वी से नीचे जाते हैं तो ऊपरी जितनी परतें हैं उनका दबाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है। तो एक कारण ये भी है। और सबसे बड़ा कारण जो आधुनिक विचारधारा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए, वो क्या है? ये चौथा नंबर पे, भूकंप। भूकंपीय तरंगे। ये सबसे बड़ा फैक्टर निकल कर आता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में, भूकंपीय तरंगे। ये भूकंपीय तरंगे ही हैं जो हमें बताती हैं कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। आपको बता दें कि ये 3 तरंगे होती हैं, P, S, L। ये सर्वाधिक तीव्र गति की तरंगे होती हैं। आपको दिख रहा होगा, ये सबसे तीव्र गति की तरंगे होती हैं। और S का वेग P से थोड़ा सा कम होता है। ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, P तरंगे, और ये S तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये सुरंग और गर्त का निर्माण करती हैं, S तरंगे। और ये HD लब द्वारा खोजा गया L तरंगे हैं। ठीक है, इनको HD लब द्वारा खोजा गया है, इसलिए इनको L तरंगे भी कहते हैं। और ये सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी गति भी धीमी होती है P और S की अपेक्षा। दूसरी चीज़ क्या होता है कि सबसे बाद में पहुंचती हैं और पृथ्वी को बहुत प्रेम से हिलाती हैं, लव, बहुत आराम से हिलाती हैं। जब कोई चीज़ बहुत आराम से हिलेगी तो वो गिरने के चांसेस उसमें ज़्यादा रहेंगे। जो तुरंत ऐसे ऐसे करके निकल गया तो उसमें कम चांसेस हैं माकन ढहने के, लेकिन ये बहुत आराम से हिलाती है, जिस कारण से एल तरंगों को सर्वाधिक विनाशकारी तरंगों की श्रेणी में रखा जाता है। एक चीज़ और, ये तीनों माध्यम में जा सकती हैं, लेकिन ये ऊपरी क्रस्ट में ही रहती हैं। ठीक है, ये मेंटल कोर में नहीं जाती हैं एल तरंगे, ये क्रस्ट में ही रह जाती हैं। ये जो पी तरंगे हैं तीनों माध्यम में चलती हैं, और एस तरंगे केवल ठोस में चलती हैं। तो कुल मिलाकर ये ठोस में चलती है, ये तीनों माध्यम में चलती हैं, ये भी तीनों माध्यम में चलती हैं, लेकिन एल तरंगे क्रस्ट पे ही रहती हैं। तो अब तक आपने जाना कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के 2 स्रोत हैं, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में गहन सागरीय वेधन परियोजनाएं, ज्वालामुखी क्रियाएं और ड्रिलिंग जो जीवाश्म ईंधनों को निकालने के लिए की जाती हैं। और दूसरा है अप्रत्यक्ष, तापमान, घनत्व, दाब, भूकंपीय तरंगें, PSL। ये सब तरंगें होती हैं जो भूकंप के दौरान पैदा होती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए ठीक है, ये नेक्स्ट पेज है। जो पुरातन विचार है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए, वो है स्वेस महोदय का। स्वेस महोदय इनका मत जानना बहुत जरूरी है। ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए पहली बार अपना मत दिया, और इन्हीं के मत के इर्द गिर्द
भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के बाद जो आधुनिक मत दिया गया है वो भी घूमता है, लेकिन पहला प्रयास इन्होंने जो किया वो बहुत बेहतर किया। इन्होंने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का अपना मत दिया वो किस आधार पर था? रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार था इनका। रासायनिक आधार मतलब जो चट्टानें बनी हैं पृथ्वी के अंदर, जो चट्टानें हैं उनकी संयोजकता क्या है, वो किन पदार्थों से मिलकर बनी है, तो उसी के आधार पर इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने में अपना मत दिया। साथ में इन्होंने तापमान प्लस दाब प्लस घनत्व, इन तीनों का भी प्रयोग किया पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने में। रासायनिक आधार के आधार पर इन्होंने मत दिया। साथ में रासायनिक आधार के साथ साथ इन्होंने तापमान, दाब और घनत्व को भी आधार बनाया पृथ्वी की आंतरिक संरचना को साबित करने में या समझाने में लोगों को। अब आइए जानते हैं कि स्वेस महोदय ने क्या समझाया था। बस इसको थोड़ा सा पढ़ना है, बस ये आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, इससे और कुछ नहीं पूछता है, सिर्फ यही पूछता है कि जो रासायनिक आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, तो वो स्वेस महोदय ने बताया था। इनका पूरा नाम एडवर्ड स्वेस था। ठीक है, तो ये होगा। और आपसे बहुत ज़्यादा अगर टफ बना देगा तो ये भी पूछ लेगा कि तापमान, दाब और घनत्व का क्या उन्होंने उपयोग किया था अपने विश्लेषण में। हाँ, उन्होंने किया था, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। चलिए, इन्होंने कहा कि पृथ्वी मुख्य था, पृथ्वी मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बनी है या बटी है, लेकिन अगर उसके क्रस्ट को जोड़ दिया जाए तो ये 4 हो जाती है। देखिए आप फिगर से समझिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का आकार गोलाकार नहीं बल्कि जियर्ड है, जियर्ड शेप में अंडाकार है। ठीक है, और ये थोड़ा सा आप समझिए, थोड़ा सा अगर ये क्या हो गया, क्रस्ट। तो इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, जिस पर पर्वत, पहाड़, पठार, नदियाँ, झीलें, हम आप रहते हैं, विचरण करते हैं, जिस पर क्लास ली जा रही है, तो ये क्रस्ट है। और ये क्रस्ट होती कैसे है? ये भंगुर होती है, क्षण भंगुर, ये भंगुर प्रवृत्ति की होती है। इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया क्या जाता है? इसमें अभ्रक प्लस फेल्स फार पाया जाता है। ठीक, इसको आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि फिर अभी जगह कम हो जाएगी तो वहां पे अच्छा नहीं रहेगा दिखने में। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले। तो कुल मिलाकर क्रस्ट क्या है? ये भंगुर है, अभ्रक और फेल्सपार की इसमें बहुलता पाई जाती है, प्लस ये जो क्रस्ट है ये क्या है? परतदार है प्लस अवसादी है। कुल मिलाकर एक नॉर्मल सी बात है कि जब हम लोग मरेंगे या जो जीव जंतु पेड़ पौधे मरेंगे, डिकम्पोज होंगे, तो क्या बनेंगे? जीवाश्म ईंधन ही बनेंगे, पेट्रोल, डीजल, गैस। तो वो परतदारे चट्टानी होंगी, एक के ऊपर एक दबते कटते मरते चले जाएंगे। उसके बाद अवसादीकरण होगा और फिर उसके बाद पेट्रोलियम निकलेगा लाखों करोड़ों वर्ष बाद। ये एक लंबी प्रक्रिया है। तो ये मोटा मोटा उन्होंने क्रस्ट के बारे में बता दिया कि 3 परतों, मतलब 3 भागों में तो विभाजित है, लेकिन उन सबके ऊपर जो है वो क्रस्ट है। ठीक, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, अब इसको आप मानिएगा, ये क्या है? सियाल, SIAL, सियाल। फिर ये क्या हो गया? सीमा, SIMA। और ये क्या हो गया? NIFE, निफे। ठीक, जो पहले हमने बताया वो इसके ऊपर एक घेरा और बना लीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक, तो ये समझ लीजिए ये क्रस्ट हो गया, CR
UST क्रस्ट। ठीक, तो ये कुल मिलाकर ये क्रस्ट को ले लेंगे तो 4 पार्ट हो गए, नहीं तो मोटा मोटा उन्होंने रासायनिक आधार पर सियाल को बताया था, सीमा को बताया था और निफे को बताया था। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा आप इसमें समझते चलिएगा। जो सियाल है ये क्रस्ट के बाद दूसरी परत है, क्रस्ट के बाद दूसरी परत है, दूसरी परत है, ठीक, दूसरी परत है क्रस्ट के बाद। इसका घनत्व कितना है? 2 से 3 के बीच में है औसत घनत्व। ठीक, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5। इसको आप नोट कर लीजिए, पृथ्वी का औसत घनत्व है, ये मैं परतों का बता रहा हूं। ठीक, आप कंफ्यूज मत करिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए, ये 2 से 3 होती है इसकी औसत घनत्व सियाल का। इसमें क्या क्या पाया जाता है? सिलिका, सिलिका प्लस यहां पे लिख देता हूं एल्यूमिनियम। ठीक, तो सियाल के बारे में मोटा मोटा आप जानिए कि ये क्रस्ट के बाद पाई जाती है, ये दूसरी परत होती है, इसका घनत्व औसत 2 से 3 के बीच में होता है और इसमें सियाल और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है। ठीक, चलिए अब इसको हम यहां से हटा देते हैं क्योंकि ज़्यादा गोचा पूछी हो जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए सीमा के बारे में आते हैं हम। अब क्या होगा? अब ये सीमा के बाद की दूसरी परत है, कुल मिला के ये तीसरी परत है, क्रस्ट से तीसरी परत है। इसका घनत्व कितना है? 3 से 5, 3 से 5 इसका औसत घनत्व। आपको दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है, आपको दिख रहा है। ये क्रस्ट से तीसरी परत है, सियाल से दूसरी परत है, इसका औसत घनत्व 3 से लेकर 5 के बीच में है और सिलिका, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है इस परत में। ठीक है, चलिए और एक चीज़ और बता दें, वो तो आगे अभी बताऊंगा, लेकिन स्वेस महोदय ने इतना ही बताया है, इसको भी मिटा देते हैं, ये भी हो गया। जो आपसे पूछेगा सिर्फ अभी जो आपके अंदर उत्सुकता है जानने की, वो भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो विश्लेषण हुआ है उसमें बढ़िया उससे बताएंगे। ठीक है, चलिए निफे, ये क्या है? इसका औसत घनत्व 5 से लेकर 13 के मध्य है और इसमें निकिल, निकिल प्लस फेरस, निकिल प्लस फेरस की मात्रा पाई जाती है। और फेरस जो होता है इसमें लौहता का गुण होता है, मतलब लोहे का गुण पाया जाता है, सॉरी, लोहे का गुण पाया जाता है, जिस कारण ये अपने में से चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रदर्शित करता है। यानी कि पृथ्वी के अंदर मैग्नेटिक एरिया यहीं से डेवलप होता है, कोर में से, जो पृथ्वी के वायुमंडल में रहता है और सूर्य के से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। तो कुल मिलाकर स्वेस महोदय ने यही इतना बताया था, जो कि आपसे सीधा इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। सीधा पूछेगा कि रासायनिक आधार पर पृथ्वी की संरचना के बारे में किसने समझाया, तो सीधा स्वेस महोदय आप बता देंगे। सियाल, सीमा, निफे, क्रस्ट, ये सब वर्णन किया था। औसत पृथ्वी का घनत्व है 5.5 है और सियाल, सीमा, निफे के बारे में मैंने बता दिया है। और कोर में लोहे की अधिकता होती है, फेरस के कारण निकिल होता है, ये भारी धातुएं होती हैं, नीचे होती हैं। ठीक है, ये ठोस रूप में होती हैं, ये सिर्फ कोर, वो तो आगे बताएंगे, चलिए उसमें, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अब जो हम पढ़ाएंगे वो भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ही पढ़ाएंगे, लेकिन ये कौन सा मत है? ये भूकंपीय तरंगों के आधार पर है। भूकंपीय तरंगों के आधार पर, भूकंपीय तरंगों के आधार पर, साफ दिख रहा है? ठीक है, भूकंपीय तरंगों के आधार पर। इसमें कहा है कि ये एक पृथ्वी है, जैसे आप सेब काटते हैं ऐसे पृथ्वी को
काट लीजिए। ठीक, थोड़ा सा ये सही नहीं बना है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक, ये है। तो जो आधुनिक मत है उसमें भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है और समझाया गया है। पहले मैं इसको पूरा मैपिंग कर लूं तब आप समझिएगा। ये 0 है, ये 33 किलोमीटर है। ये क्या हो गया, किलोमीटर थोड़ा सा, ठीक है चलो। ये क्या हो गया, क्रस्ट, क्रस्ट हो गया। और ये क्या हो गया, 63-71 किलोमीटर, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, 63-71 किलोमीटर। और ये हो गया कोर। कोर में भी घनत्व के आधार पर कोर को 2 भागों में बांटा गया है। ये ऊपरी कोर और ये निचला कोर। क्यों बांटा गया है एक कोर को ही 2 भागों में, घनत्व के आधार पर, क्योंकि यहाँ की परत में यहाँ की परत में अंतर है। किसका, घनत्व का अंतर है, इसलिए। ठीक है, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, और ये द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। सब आप समझेंगे, मुझे पहले मैपिंग कर लेने दीजिए। ठीक, और ये जो है ये 3200 किलोमीटर है, और ये मेंटल है 3300 से लेकर 3200, और यहाँ पर थोड़ा सा ये 100 किलोमीटर प्लस यहाँ पर ये 200 किलोमीटर। अभी मैं साफ समझा दूंगा आपको, थोड़ा सा मुझे खींच लेने दीजिए। ये हो गया और ये हो गया। देखिए, जिस पर हम रहते हैं वो स्थल मंडल है, ठीक है, और स्थल मंडल को ही प्लेट बोलते हैं। जब भी आपने सुना होगा कि यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट, ये सब एक दूसरे में सबडक्ट हो रही हैं, तो वो स्थल मंडल ही है, उन्हीं को प्लेट बोला जाता है। वो कोई चाय वाली प्लेट नहीं है, वो स्थल मंडल ही है। तो जो क्रस्ट है और ये मेंटल है पूरा, ये मेंटल 33 किलोमीटर से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, मेंटल। ये दिमागी वाला मेंटल मत समझिएगा, ये मेंटल है, ठीक है। और ये इतना यहाँ से ये क्रस्ट है, ये इतना क्रस्ट, ठीक। तो 33 किलोमीटर से लेकर 3200 किलोमीटर तक मेंटल पाया जाता है। और मेंटल का जो है ये, 1 मिनट, ये ठोस और ये दुर्बलता मंडल, ठीक है, ये दुर्बलता मंडल, ठीक। ये ऊपरी मेंटल है, ये पूरा यहां से लेकर ये क्या है, ऊपरी मेंटल, और यहां से यहां क्या है, ये निचला मेंटल। आप थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मेरे शब्दों पर, क्योंकि यहाँ पे जगह उतनी कम है। देखिए, जो भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी का नॉलेज लोगों ने लिया है, पृथ्वी को जो समझा है, विश्लेषण किया है, वो इस डायग्राम के माध्यम से किया है कि ये क्रस्ट है जिस पर हम रहते हैं। क्रस्ट कितना है, 0 से लेकर 33 किलोमीटर तक, ठीक, जिस पर पेड़ पौधे हम लोग रहते हैं। और जो ये 33 किलोमीटर से 3200 किलोमीटर तक का एरिया है, इसको हम मेंटल बोलते हैं, और 0 से 33 किलोमीटर वाले एरिया को क्रस्ट बोलते हैं, और 3200 से लेकर 63-71 किलोमीटर वाले एरिया को कोर कहते हैं। तो ये 33 और 29 के बीच में आप देख रहे होंगे मैंने 100 और 200 लिखा है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, 0 से लेकर 100 किलोमीटर वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। इसी को क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। तो मेजर कितनी प्लेटें हैं, 7 प्लेटें हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी, लेकिन मेजर 7 प्लेटें हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं,
स्थल मंडल प्लेट। और एक बताएं आपको, ये जो दुर्बलता मंडल है ये किसका भाग है? ऊपरी मेंटल का भाग है। किसका भाग है? ऊपरी मेंटल का भाग है। तो 100 से 200 किलोमीटर के एरिया को दुर्बलता मंडल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैग्मा के रूप में अर्धद्रव्य भरा होता है। ठीक है, इसी के ऊपर ये प्लेटें तैर रही हैं, और जब ये प्लेटें आपस में रिगड़ती हैं, घिसटती हैं, टकराती हैं, तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ठीक है, तो यहाँ वाला लावा जो है मैग्मा बाहर निकलता है इसी दुर्बलता मंडल, और दुर्बलता मंडल से निकलता है और बाहर लावा के रूप में पृथ्वी पर फैल जाता है। तो वो कहाँ से निकलता है? वो मेंटल से निकलता है। मेंटल के किस एरिया से निकलता है? ऊपरी मेंटल से निकलता है, और ऊपरी मेंटल के दुर्बलता मंडल से निकलता है। और दुर्बलता मंडल का एरिया कितना है? 100 से 200 किलोमीटर। और स्थल मंडल किसे कहते हैं? क्रस्ट का भाग और मेंटल का भाग मिलाकर स्थल मंडल बनता है, जिसकी मोटाई औसतन 100 किलोमीटर है। ठीक है, इतना अगर आप समझ गए हों तो मैं इसको मिटाऊं, हालांकि मिटाऊं तो ज़्यादा आप लोग डिस्टर्ब ना हो जाएं। देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको प्लस कर देता हूं। मिटाएंगे नहीं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। एक मिनट। नंबर 1 क्या है? क्रस्ट। ठीक, क्रस्ट ये क्या है? इसकी मोटाई असमान है, असमान। अगर आपको स्पीड धीमी लग रही है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, सेटिंग में ऑप्शन होता है। ठीक है, इसकी मोटाई क्रस्ट की असामान्य, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। जैसे कि स्थल मंडल पर, स्थल पर इसकी मोटाई 33 किलोमीटर है। ठीक, महासागरों में, महासागरों में कितनी है? 7 किलोमीटर। अब बोले कि 7 किलोमीटर महासागरों में कैसे? क्योंकि उसमें पानी भी तो भरा है, स्थल पे तो पानी भरा नहीं है। जो महासागर है उसमें पानी भरा है, तो उसकी मोटाई जोड़ दोगे तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए महासागरों में ये है इतना। और प्लस जब हम महाद्वीपों पे हिमालय जैसे वलित पर्वतों के पास आते हैं तो वहाँ पर ये 70 किलोमीटर इसकी मोटाई हो जाती है। ठीक है, ये कौन सी चट्टानें हैं? परतदार, परतदार। कौन सी चट्टानें हैं? प्लस अवसादी चट्टानें हैं। ठीक, 2 से लेकर 3 घनत्व है इसका, औसत घनत्व। और क्रस्ट को भी उसकी घनत्व स्थिति के आधार पर 2, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट। ठीक है, और कोनोरॉड असंबद्धाधार, कोनोरॉड असंबद्धता रेखा द्वारा उसको अलग किया जाता है। किसको? ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट को। तो ये क्रस्ट के बारे में इतनी सारी जानकारियां हैं जो आपके पीटी में काम आएंगी। ठीक है, चलते हैं आगे, इरेज कर देते हैं यहीं पे। अब आएंगे मेंटल पे। ठीक, ये क्या है? दूसरा हिस्सा है। दूसरा हिस्सा किसका? पृथ्वी की आंतरिक परत का। ठीक है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। कितनी भागों में? 2 भागों में। एक ऊपरी मेंटल और एक निचला मेंटल। ठीक, इसकी गहराई क्या है? 3300 से लेकर 2900 किलोमीटर। सिलिका प्लस सिलिका प्लस मैग्नीशियम की प्रधानता इसमें होती है। क्योंकि मैं सब कुछ समझा चुका हूं, अब मैं इसको आपको लिखवाता जा रहा हूं। इसी में 100 से लेकर 200 किलोमीटर के मध्य का क्षेत्र क्या होता है? वो दुर्बलता मंडल कहलाता है।
दुर्बलता मंडल कहलाता है, जहां से मैग्मा के रूप में लावा बाहर निकलता है। और इसी के ऊपर 100 से 200 किलोमीटर वाले मेंटल के ऊपर ही पृथ्वी का स्थल मंडल, जिसे हम प्लेट कहते हैं, वो तैर रहा होता है। और सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, और इसका औसत घनत्व 3 से 5 होता है। ठीक, चले। ये आखिरी पॉइंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये कोर है। कोर कितना है, गहराई कितनी है, 2900 से लेकर, जो अभी आपको मैंने ग्राफ दिखाया था, 2900 से लेकर 63-71 किलोमीटर इसकी गहराई है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है ऊपरी कोर, दूसरा है निचला कोर। और ग्राफ में आपने देखा होगा, मैंने उसमें बताया है आपको कि जो ऊपरी कोर होता है वो द्रव अवस्था में है। अब ये द्रव अवस्था में है, ये हमें कैसे पता चला? आप तो कह रहे हैं सर नीचे तो कोई गया ही नहीं है। देखिए, जो एस तरंगे होती हैं, मैंने आपको बोला है कि वो ठोस में जाती हैं, द्रव में नहीं जाती। उसी तरह जब भूकंप आता है तो जब ऊपरी कोर में एस तरंगे नहीं प्रवेश कर पाती हैं, तो इसी से पता चलता है कि नीचे द्रव्य है। और जब पी तरंगे होती हैं वो प्रवेश करती हैं, लेकिन उनकी चाल धीमी हो जाती है, तब भी पता चलता है कि जो निचले कोर का ऊपरी हिस्सा है उसमें जो है क्या है, द्रव अवस्था में है, और जो निचला हिस्सा है वो ठोस है। और इसमें क्या पाया जाता है, निफे, निकिल प्लस फेरस। ये फेरस जो है लौहता का गुण प्रदर्शित करता है, इसमें चुंबकत्व का गुण होता है क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है। और यही जो है पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकत्व एरिया प्रदर्शित करता है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है और हमारे वायुमंडल की रक्षा करता है। ठीक है, इसी का कारण। और ये क्या है, भारी धातुएं हैं। ये सब क्या है, भारी धातुएं हैं। और यहाँ पर कोर में ताप और दाब, प्रेशर प्लस टेम्परेचर, दोनों हाई होते हैं। ठीक है, और इसका घनत्व कितना होता है, इसका घनत्व होता है 5 से लेकर 13.6 औसतन। ठीक, तो ये आज की क्लास में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोगों ने पढ़ा है। आपको ये क्लास कैसी लगी, अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और बताएं कि इसमें क्या कमी थी या इसमें क्या जानकारी आपको अच्छी नहीं लगी या अच्छी लगी। जैसा भी आप कमेंट करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े, हमारी टीम का मनोबल बढ़े, आपको करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम लोग और अच्छा कंटेंट लाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो मिलते हैं अन्य लेक्चर में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। और ठंड काफ़ी पड़ रही है, माता पिता जी की भी अपने ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए और पढ़ाई भी करते रहिए। जय हिंद।